माउंट एवरेस्ट, नेपाली में सगरमाथा, तिब्बती में चोमोलुंगमा, विश्व की देवी माता। समुद्र तल से 29,028 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है। सदियों तक इस पर्वत को केवल इसके साए में रहने वाले शेरपा लोग ही जानते थे, जो इसे एक पवित्र देवता, देवताओं और आत्माओं का निवास स्थान मानते थे, जिन्हें विचलित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 1852 में भारत में एक ब्रिटिश सर्वेक्षण दल ने गणना की कि यह चोटी, जिसे तब केवल पीक 15 के नाम से जाना जाता था, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है और यहीं से शिखर तक पहुंचने की होड़ शुरू हुई। ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने 1920 के दशक में एवरेस्ट अन्वेषण अभियान शुरू किया और तिब्बत से चढ़ाई शुरू की। वे ट्वीड जैकेट और चमड़े के बूट पहनकर ऑक्सीजन उपकरण साथ लेकर चलते थे, जिसे शेरपा लोग मजाक में अंग्रेजी हवा कहते थे। जॉर्ज मेलोरी और एंड्रयू इरविन 1924 में शिखर के पास लापता हो गए और एक ऐसा सवाल छोड़ गए जो आज भी पर्वतारोहण जगत को परेशान करता है। क्या वे मरने से पहले शिखर तक पहुंच पाए थे? इसका जवाब मिलने में 30 साल और लग गए। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा शिखर पर एक साथ खड़े हुए और सगरमाथा की चोटी से दुनिया को देखा और साबित कर दिया कि ये वास्तव में संभव था। लेकिन हिलरी और तेंजिंग की सफलता ने एक ऐसा द्वार खोल दिया जिसे फिर कभी बंद नहीं किया जा सकता था। 1990 के दशक तक ये एक निर्देशित व्यवसाय बन गया था और पर्वतारोहण गाइड भुगतान करने वाले ग्राहकों को दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का मौका देने लगे। 1996 की वसंत ऋतु में 30 से अधिक अभियान दल एवरेस्ट की ढलानों पर एकत्रित हुए। इनमें से 2 निर्देशित दल ऐसे थे जो उस सत्र की प्रमुख घटनाओं का केंद्र बन गए। एडवेंचर कंसल्टेंट्स का नेतृत्व रॉब हॉल कर रहे थे, जो 35 वर्षीय न्यूजीलैंड के निवासी थे और जिनकी प्रतिष्ठा बेदाग थी। हॉल 4 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ चुके थे और उन्होंने 29 पर्वतारोहियों को बिना किसी दुर्घटना के शिखर तक पहुंचाया था। उनके ग्राहक विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे। बेक वेदर्स टेक्सास के 39 वर्षीय चिकित्सक थे। यासुको नाम्बा 47 वर्षीय जापानी मैनेजर थीं। डग हैंसन 46 वर्षीय अमेरिकी पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे, जो दूसरी बार एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उनके प्रतिद्वंदी माउंटेन मैडनेस नाम की कंपनी थी, जिसका नेतृत्व स्कॉट फिशर कर रहे थे, जो 40 वर्षीय अमेरिकी थे और अपने करिश्माई व्यक्तित्व और जोखिम लेने की शैली के लिए जाने जाते थे। फिशर ने 1994 में बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की थी। उनके गाइडों में कोलोराडो के एरोस्पेस इंजीनियर नील बेडलमैन और कजाकिस्तान के 20 वर्षों के उच्च पर्वतीय पर्वतारोहण के अनुभव वाले अनातोली बुकरीव शामिल थे। फिशर के ग्राहकों में न्यूयॉर्क की सोशलाइट सैंडी हिल पिटमैन, जो इंटरनेट के लिए अपनी चढ़ाई का दस्तावेजीकरण कर रही थीं, और 68 वर्षीय दिग्गज पर्वतारोही पीट शोएनिंग शामिल थे। उस वसंत ऋतु में ताइवान, दक्षिण अफ्रीका और स्कैंडिनेविया से भी पर्वतारोही दल आए थे। रिकॉर्ड संख्या में आए हुए सभी पर्वतारोही अच्छे मौसम के सीमित अवसर की तलाश में थे। एवरेस्ट पर चढ़ाई कोई आसान ट्रैकिंग नहीं, बल्कि एक कठिन चुनौती है। टीमें कई शिविर स्थापित करती हैं। प्रत्येक शिविर पिछले शिविर से अधिक ऊंचाई पर होता है, जहां वे आपूर्ति पहुंचाती हैं और अपने शरीर को पतली होती हवा के अनुकूल होने का समय देती हैं। पहली बाधा खुम्बू हिमपात है, जो 3000 फुट ऊंचा ढहते बर्फ के टावरों और छिपी दरारों का झरना है, जो हर दिन कई फुट खिसकता है। पर्वतारोही सवेरा होने से पहले, जब ठंड के कारण बर्फ थोड़ी अधिक स्थिर हो जाती है, हेडलाइट की मदद से इस भूल भुलैया में रास्ता ढूंढते हैं। ये कठिन कार्य के दौरान 1 दर्जन से अधिक पर्वतारोहियों की मृत्यु हो चुकी है। हिमपात के ऊपर पश्चिमी कुंभ स्थित है, जो विशाल दीवारों से घिरी एक चौड़ी, हल्की ढलान वाली घाटी है। यहाँ की ऊंचाई 21,000 फुट है, जो उत्तरी अमेरिका के किसी भी पर्वत से अधिक है। कुंभ के अंत में ल्होत्से फेस स्थित है, लगभग 2000 फीट ऊंची बर्फ की दीवार, जो जमे हुए झरने की तरह चिकनी और खड़ी है। पर्वतारोही ऊपर चढ़ने के लिए फिक्स्ड रस्सियों का उपयोग करते हैं, लेकिन जोखिम हमेशा बना रहता है।
अप्रैल महीने के दौरान दोनों टीमों ने परिस्थितियों को समझने के लिए कई यात्राएं की। उन्होंने ऊंचाई पर होने वाली सामान्य कठिनाइयों का सामना किया। खांसी, भूख न लगना, नींद न आना। उन्होंने परेशानी के पहले संकेत भी देखे। 9 मई 1996 की रात 30 से अधिक पर्वतारोही साउथ कोल से निकले और शिखर की ओर चढ़ाई शुरू की। हॉल की टीम लगभग आधी रात को रवाना हुई और उसके आधे घंटे बाद फिशर की टीम ने चढ़ाई शुरू की। योजना सीधी थी, साथ साथ चलना, पास रहना और एक तय किया हुआ वापसी समय का पालन करना। अधिकतम दोपहर 1 बजे या 2 बजे तक। एवरेस्ट पर नियम सरल है, नीचे उतरने में उतना ही समय लगता है जितना ऊपर चढ़ने में, लेकिन शुरुआत से ही चढ़ाई उम्मीद से धीमी रही। जो रस्सियां पहले से लगी होनी चाहिए थीं, वे जगह पर नहीं थीं। कठिन हिस्सों पर भीड़ जमा हो गई, जिससे पर्वतारोहियों को कड़ाके की ठंड में 1 घंटे या उससे अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। बालकनी 27,600 फीट पर कई पर्वतारोहियों ने कठिन फैसले लिए। फ्रैंक फिशबेक, जो चौथी बार एवरेस्ट पर प्रयास कर रहे थे, वापस लौट गए। स्टुअर्ट हचिसन, लू कासिशके और जॉन टास्के ने भी नीचे उतरने का निर्णय लिया। हॉल की टीम के पत्रकार जॉन क्रकाउर ऊपर बढ़ते रहे और लगभग दोपहर 1 बजे शिखर पर पहुंचे। उन्होंने 4 तस्वीरें लेने भर का समय लिया, फिर उतरना शुरू कर दिया। उनके पीछे दोपहर भर पर्वतारोही पहुंचते रहे। नील बेडलमैन, मार्टिन एडम्स, सैंडी हिल पिटमैन। रॉब हॉल लगभग 2:30 बजे यासुको नाम्बा के साथ पहुंचे। स्कॉट फिशर करीब 3:40 पर शिखर पर पहुंचे। वे स्पष्ट रूप से थके हुए नजर आ रहे थे। और सिएटल के डाक कर्मचारी डग हैंसन 4 बजे के बाद ही पहुंचे, जिन्हें रॉब हॉल ने अंतिम ढलान पर सहारा देकर ऊपर पहुंचाया। वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। उनको देख के ऐसा लगता था कि नीचे उतरने के लिए उनके पास शायद ही कोई शक्ति बची हो। दोपहर ढलते ही मौसम बदलना शुरू हो गया। जो बादल चोटी से देखने पर हल्के लग रहे थे, वे अब ऊपर उठकर पूरे ऊपरी हिस्से को घेरने लगे। बर्फ गिरने लगी। आंखों से कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया। हवा की रफ्तार तूफान जैसी हो गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि तापमान 0 से 100 डिग्री नीचे पहुंच गया। दक्षिण पूर्व रिज पर चोटी से उतर रहे पर्वतारोही पूरी तरह सफेद अंधर में फंस गए। नील बीडलमैन, जो अपने कई ग्राहकों के साथ उतर रहे थे, उन्हें सैंडी हिल पिटमैन मिली। वो बर्फ में गिरी हुई थी, बेहोश थीं और आगे नहीं चल पा रही थीं। नील ने उन्हें ऑक्सीजन दी और नीचे उतरने में मदद की। माइक ग्रूम, यासुको नाम्बा और बेक वेदर्स के साथ उतर रहे थे। अब वो 2 ऐसे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे जो मुश्किल से चल पा रहे थे। नाम्बा पूरी तरह थक चुकी थीं और वेदर्स की आंखों से कुछ दिखना बंद हो गया था। साउथ कोल की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। बीडलमैन का समूह उस पठार पर खो गया था। घंटों तक वे शिविर के चारों ओर भटकते रहे, लेकिन तूफान में तंबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। एनातोली बुकरीव, जो अपने ग्राहकों से घंटों पहले उतर आए थे, शाम करीब 5 बजे कैंप पहुंचे। जब बाकी लोग नहीं लौटे तो वो उन्हें ढूंढने के लिए वापस तूफान में चले गए। वो 3 बार बाहर गए। आखिरकार उन्होंने फंसे हुए समूह को ढूंढ निकाला और 3 लोगों को सुरक्षित कैंप ले आए। लेकिन यासुको नाम्बा और बेक वेदर्स बर्फ पर ही छोड़ दिए गए। उन्हें मृत मान लिया गया था। पूरी रात और अगले दिन तक नीचे उतरने में असमर्थ रॉब हॉल साउथ समिट पर ही रहे। उनकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, हाथ और पैर जम चुके थे, लेकिन उनका रेडियो अभी भी काम कर रहा था। 11 मई को सुबह 4:43 में हॉल ने बेस कैंप से संपर्क किया। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, शब्द अस्पष्ट थे। उन्होंने बताया कि एंडी हैरिस अब उनके साथ नहीं थे और डग हैंसन की रात में ही मृत्यु हो गई थी। बेस कैंप में अभियान की डॉक्टर कैरोलीन मैकेंजी और रॉब के दोस्त गाय कॉटर उन्हें जीवित रखने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। उन्होंने न्यूजीलैंड में रॉब की पत्नी जैन अर्नोल्ड से सैटेलाइट फ़ोन कॉल जोड़ दी। जैन और रॉब की बातचीत सामान्य थी, पर दिल तोड़ देने वाली। जैन ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह विदाई नहीं थी,
बस एक सच्चाई थी जो वह रॉब को भेजना चाहती थी। रॉब ने उनकी होने वाली बेटी सारा के बारे में पूछा। वो कैसी है? जैसे कि एक दिन वह उसे गोद में उठाएंगे। फिर उन्होंने कहा, शुभ रात्रि। 2 छोटे शब्द जिनमें उनके पास बचा सब कुछ समा गया। यह आखिरी बार था जब किसी ने रॉब की आवाज सुनी। 12 दिन बाद खोजी दलों ने उनका शरीर साउथ समिट पर बर्फ में दबा हुआ पाया। उसी सुबह कैंप 4 में जो पर्वतारोही रात भर तूफान में जीवित बचे थे, उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। बेक वेदर्स, जिन्हें कोल पर मृत समझकर छोड़ दिया गया था, किसी तरह होश में आए और खुद चलते हुए कैंप में पहुंच गए। जब तूफान आखिरकार थम गया तो खोए हुए लोगों की गिनती करी गई। दक्षिणी रास्ते से रॉब हॉल, डग हैंसन, एंडी हैरिस, स्कॉट फिशर और यासुको नंबा अब नहीं रहे थे। उत्तरी तरफ भी इंडो तिब्बती टीम के 3 पर्वतारोही अपनी जान गंवा बैठे थे। उसी महीने के आखिर में दक्षिण अफ्रीकी टीम के ब्रूस हेरोड भी शिखर पर देर हो जाने की वजह से वापस नहीं लौट सके। एक ही सीजन में 12 लोगों की मौत। एवरेस्ट के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना। इसके बाद कई दिनों तक बचाव का काम चलता रहा। ताइवानी अभियान के नेता मकालू गौ को गंभीर फ्रॉस्ट बाइट के साथ नीचे लाया गया। कई और पर्वतारोहियों को ऐसी चोटें लगीं जो जिंदगी भर साथ रहने वाली थीं। बचे हुए लोग सदमे में बेस कैंप उतरे। उनमें से कई तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। उन्होंने महीनों तक प्रशिक्षण लिया था, हजारों डॉलर खर्च किए थे, हफ्तों तक कष्ट सहा था, और अब उनके कई दोस्त मर चुके थे। उनके सपने चकनाचूर हो गए थे। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। आईमैक्स टीम, जिसने बचाव कार्यों में सहायता के लिए अपनी फिल्मिंग रोक दी थी, बाद में पहाड़ पर लौटी और शिखर पर चढ़ाई पूरी की। रास्ते में उन्हें फिशर और हॉल के शव दिखाई दिए। एड विएस्टर्स कुछ देर फिशर के पास बैठे रहे, चुपचाप, जैसे अपने दोस्त से आखिरी बार बात कर रहे हों। फिर वे उठे और आगे बढ़ गए। ये दर्दनाक आपदा के बाद बहुत सारे सवाल हिमालय की खुली हवा में लहराते प्रार्थना झंडों की तरह लहराने लगे। क्या गलत हुआ? जिम्मेदार कौन था? क्या इसे रोका जा सकता था? कुछ लोगों ने पर्वतारोही की भीड़ की ओर इशारा किया। एक ही दिन में 33 पर्वतारोही, जिससे रास्तों पर जाम लग गया और कीमती समय हाथ से निकल गया। दूसरों ने रस्सियां लगाने में हुई देरी और टीमों के बीच तालमेल की कमी को वजह बताया। रॉब हॉल और स्कॉट फिशर के बीच की प्रतिस्पर्धा, चाहे अनजाने में ही सही, फैसलों को प्रभावित किया हो सकता है। अहम पलों पर ऑक्सीजन की कमी, अचानक आया तूफान और सरल सोचें तो बदकिस्मती, सब ने मिलकर हालात को और बिगाड़ दिया। एनातोली बुक्रिएव के अपने क्लाइंट से पहले नीचे उतरने के फैसले की कड़ी आलोचना हुई, हालांकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया। एंडी हैरिस का ऑक्सीजन भंडार को लेकर हुआ भ्रम ने शायद रॉब हॉल और डग हैंसन का बचने का आखिरी मौका छीन लिया। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद कई शंकाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे सरल कारण ही सबसे सच्चा हो सकता है। 29,000 फीट की ऊंचाई पर डेथ जोन में हर चीज कई गुना कठिन हो जाती है। वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, और जब कुछ बिगड़ता है तो बहुत तेजी से बिगड़ता है। बाद में बेक वेदर्स ने कहा, किसी की गलती नहीं थी, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। हर कोई उस समय उन परिस्थितियों में अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। 1996 की एवरेस्ट त्रासदी ने पर्वत को हमेशा के लिए बदल दिया। इस त्रासदी पर दर्जनों किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी। पर्वतारोहण समुदाय में इसने गहन आत्ममंथन को प्रेरित किया। कुछ लोगों ने सख्त नियमों, अनिवार्य अनुभव आवश्यकताओं और परमिटों पर सीमा लगाने की मांग की। वहीं कुछ अन्य लोगों का तर्क था कि पर्वतारोहियों को अपने फैसलों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। तब से पर्वतारोहियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2019 में एक ही सीजन में 800 से अधिक लोगों ने एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की। हिलरी स्टेप पर ट्रैफिक जाम अब आम बात हो गई है। 1996 में जान गंवाने वाले लोग वहीं पड़े हैं जहां से गिरे थे। वे पर्वत का अभिन्न अंग बन गए हैं।
उनकी कहानियां पर्वत की किंवदंती में समाहित हो गई हैं। लोग पर्वतारोहण क्यों करते हैं? आपदा आने पर हर बार यही सवाल उठता है। केवल एक बर्फीले पहाड़ की चोटी को छूने के लिए इंसान सब कुछ दांव पर क्यों लगाता है? इसके जवाब हर पर्वतारोहियों की विशेषता की तरह ही अलग-अलग हैं। कुछ के लिए ये चुनौती है, अंतिम परीक्षा। दूसरों के लिए ये बचपन का सपना है जिसे उन्होंने दशकों तक संजो कर रखा है। जॉर्ज ली मैलरी की मृत्यु 1924 में माउंट एवरेस्ट पर हुई थी। उनका शव 1999 में मिला था। जब खोजकर्ताओं ने उन्हें खोजा तो उन्होंने पाया कि उनकी कमर के चारों ओर बंधी रस्सी कटी हुई थी। ये उनकी आखिरी बहादुरी का प्रमाण था। वे सभी आज भी पहाड़ पर मौजूद हैं, अब परिदृश्य का हिस्सा बन चुके हैं। और हर वसंत में जब हवाएं शांत होती हैं और आसमान साफ होता है, तो नए पर्वतारोही उनके विश्राम स्थलों से गुजरते हैं। क्योंकि ये हमेशा वहीं हैं, क्योंकि सपना कभी नहीं मरता। आज भी कुछ लोगों के लिए पहाड़ पर मरने से भी बदतर है कोशिश ही ना करना। लेकिन जो लोग वहां कदम रखते हैं, उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। शिखर तक पहुंचना केवल अधूरा सफर है। असली विजय तो सुरक्षित वापस लौटने में है। चाहे आप माउंट एवरेस्ट की चोटी को चूम कर वापस आओ या अपने आप को उसी के हवाले कर दो, जीत हमेशा पहाड़ की ही होती है।